का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको आज फैन फिक्शन में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न मिलेंगे, सच्चाई भी सामने आएंगी एंड हाँ, इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी, चाहे लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो या ना हो। मेरे फैन फिक्शन मुझे हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, इसलिए मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँगी। सो बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को हमेशा के लिए गिल्ट में जलता हुआ छोड़ के, यही कह सकते हैं अपने ही गलती करे हुए गिल्ट में परेशान होता हुआ छोड़ के विंग हमेशा के लिए चाइना छोड़ के चला गया था। वो किस कंट्री में है ये तो पता नहीं, लेकिन वो चाइना में नहीं है ये पता चल गया, क्योंकि चाइना के इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियस और पावरफुल पर्सन उसे पिछले 5 साल से ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, 5 साल हो गए विंग को चाइना छोड़े हुए। 5 साल से हर जगह, हर कोना, हर जगह वी एक तरह से वी चांसे और चांसा सन वांग जी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं पता चल रहा। जैन फेमिया और मैडम यू भी चाइना छोड़ के चले गए थे। कुछ टाइम बाद जंचा उन्हें वहाँ से लेके चला गया था, ये बोल के कि अगर वो चाहते कि जंचा के साथ उनका रिलेशनशिप बना रहे तो उन्हें जंचा के साथ चले जाना चाहिए। चाइना में जंचा नहीं आना चाहता, क्योंकि वो जब लास्ट टाइम आया था तो उसे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था विंग के बारे में पता करने के लिए, और उसने विंग से वादा किया था, अपने दोस्त से वादा किया था कि जब तक वो नहीं कहेगा तो वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा। इसी कारण वो वहाँ नहीं जाना चाहता था और वो वहाँ से चला गया था। अब 5 साल तक अपनी बेटी से ना मिलते मिलते बार बार दवाइयाँ खाना, डिप्रेशन में रहते रहते वी चांसे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। वो पिछले 3 दिन से आईसीयू में है। उनकी सरवाइव करने का चांस बहुत कम हो गया है। पिछले 5 साल से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो वी चांसे जो बहुत पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पूरे चाइना पे रूल करने वाली पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। डार्क सर्कल्स आ गए, आँख तो उनके गड्ढे में चली ही गई है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका वो चेहरा बहुत ज़्यादा पील रहने लगा है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एक तरह से रहने वाली चांसा सेरेन का भी यही हाल है। अब उन्हें दोनों को देख के कोई भी कह सकते हैं कि वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे, क्योंकि वो उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखने का कारण है उनका अपने बच्चे से दूर रहना। कहीं ना कहीं विंग से अपने से दूर देखना, विंग के बारे में कुछ ना पता करना, उन दोनों को अंदर ही अंदर खाना है, और वो बहुत जल्दी क्या पता इसी बीमारी में मर ना जाए। यही डर इस समय सबको सता रहा है। आज बहुत मुश्किल से जैन फेमिया कहीं से पता करके उन तक वी चांसे और चांसा सेरेन की हालत की खबर इन लोगों के बीच के एक दोस्त जिनका नाम मो है, मास्टर मो ने वी चांसे तक पहुंचाई है। मतलब वी चांसे की खबर जैन फेमिया तक पहुंचाई है। जब जैन फेमिया को पता चलता है कि इन दोनों की इतनी बुरी हालत है और वी चांसे के तो सर्वाइवल के चांस ही नहीं है, वो पिछले कई दिनों से आईसीयू में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कभी भी इस वर्ल्ड को अलविदा कह सकते हैं, तो मतलब जैन फेमिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये खबर तुरंत जंचा को देते हैं और जंचा विंग जो अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा था, लेकिन अपने पेरेंट्स को ऐसे उसकी याद में तड़पता हुआ मरता हुआ तो नहीं देख सकता था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इन सबको पनिशमेंट देना चाहता था, लेकिन वो कोई दिल से विलन नहीं है जो अपने पेरेंट्स को इस तरह से मरता हुआ देख सके। उसका मन बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए परेशान हो जाता है। सच्चाई तो ये कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी टाइम से पता करना भी चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं पता करा और उनके तो उसे चाइना जाना पड़ेगा, और वो चाइना जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब ये बात सुन के कि उसके फादर की इतनी बुरी हालत है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुरंत जंचा के साथ चाइना जाने का फैसला लेता है। जब वो चाइना पहुंचता है तो अपनी माँ को देख के उसका भी डल जाता है। अपनी मदर की वो ब्राइट फेस को, इतना पील, इतना डल देख के वो भी समझ चुका है कि उसकी मदर का क्या हाल है। पनिशमेंट देना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गुस्सा था इन सब पे, अपने बेबी को गंवाने का, अपने बच्चे को हमेशा के लिए गंवाने का। लेकिन ये हालत हो जाएगी उसके माँ बाप की, उसने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसे तो लगा था जैसे पहले वो 2 साल उसके बिना रह गए थे, 2-3 साल तो अब भी रह लेंगे, लेकिन ये हालत हो जाएगी उसे आइडिया नहीं था। वो अपनी मदर के पास जाता है, अपने फादर के पास भी जाता है, अपने फादर के पास बैठ के उनसे कुछ बातें करता है, जिसके कारण सचमुच में वी चांसे की हालत में थोड़ा सुधार भी होता है। पिछले 3 दिन से वो यहीं पर है और ये वो चाइना है, इस बात का अभी किसी को खबर ना हो, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं से ये खबर पहुंच गई है लांग वांग जी पे। लांग वांग जी तुरंत विंग वहाँ है ये सोच के उससे मिलने जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विंग अब पहले वाला विंग नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। इसी कारण उसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो
उसे विंग से नहीं मिलने देते। उसके बावजूद वो बहुत कोशिश करता है वो विंग से बात कर सके, लेकिन कहते हैं ना, विंग अब उससे कोई बात करना ही नहीं चाहता। वांग जी रोज़ घंटों तक हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है, हॉस्पिटल के बाहर वेट करता रहता है, लेकिन उसे विंग की ना ही शक्ल देखने को मिलती है, ना ही बात करने का मौका। ऐसे करते करते करीबन 2 महीने हो गए। हाँ, अब विंग यहीं पे रह गया है। अपने पेरेंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स की हालत अब धीरे धीरे सुधरी वी चांद से पहले से काफ़ी बेटर हो गया अपने बेटे को अपने पास दोबारा वापस देख के। लेकिन हाँ, विंग किसी और से कभी नहीं मिलता। वो कब कैसा दिखने लगा है, कहाँ है, किसी को नहीं पता चलता। जिसका पूरा ध्यान रख रहा है वी वुशियान और उसके पेरेंट्स, क्योंकि विंग ने यहाँ आते ही सबसे पहले ये कहा था कि वो सिर्फ उनकी वजह से वहाँ है, और अब अगर वो चाहें तो उसके साथ वापस भी उस कंट्री में जा सकते हैं। और इस बात पे भी चांसे और चांसा सरन मान जाते हैं। उनके लिए उनका बच्चा जहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, किस कंट्री में है, किस जगह है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी उन्हें चांस दे रहे हैं, उन्हें 2-3 महीने दे रहे हैं उनको सारा काम सेटल करने में, ताकि वो लोग हमेशा के लिए फिर चाइना छोड़ के चले जाएँ। विंग उनके साथ उन्हें अपने साथ उन्हें ले जाए। विंग कि चाइना छोड़ के जाना है, ये बात वांग जी तक जब पहुँचती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो बार बार एक तरह से विंग से मिलने की कोशिश कर रहा है और विंग उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये चीज़ भी उसे हर्ट कर रही है। घर आके वो अपने आप को बंद कर लेता है। और अब शिचैन जो काफ़ी टाइम से खुद गिल्ट में थे, अब वो कुछ डिसाइड करते हैं। वो अब न्यू माइफिया किंग बन गए, क्योंकि भी एक तरीके से वांग जी ने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, खुद को अंदर बंद कर दिया था, उसने अपना करियर तक छोड़ दिया था। वो कभी भी अब गाने नहीं गाता, म्यूजिक से हमेशा के लिए दूर हो गया। एक तरीके से इस 5 साल में उसने अपने आप को एक कैदी बना लिया अपने ही घर में। ना ही वो किसी से बात करता है, ना ही कहीं जाता है, ना ही कुछ करता है, बस एक बंद कमरे में बैठा रहता है। धीरे धीरे उसकी भी हेल्थ कंडीशन भी गिरती जा रही है। और ये देख के कहीं ना कहीं अब कुरैन अब इन्वॉल्व होते हैं। कुरैन रिक्वेस्ट करते हैं जैन फैमिया और वी चांसे से कि वो एक बार विंग से मिलना चाहते हैं। विंग भी कुरैन से मिलने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि जब वो वहाँ था कुरैन ने हमेशा उसका सपोर्ट किया था। कुरैन कभी उस पर गुस्सा भी नहीं करते थे। कुरैन ही थे जिन्होंने शायद उस समय विंग की बात समझने की कोशिश भी की थी। जब याद है वो कार वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से, इसलिए विंग उनसे मिलने के लिए मान भी जाता है। विंग उनसे जब मिलता है तो कुरैन काफ़ी शॉक होते हैं विंग के इस नए रूप को देख। विंग एक कॉन्फिडेंट, काफ़ी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करने लगा है। पहले की तरह थोड़ा सहमा सा घबराया वैसा नहीं है। विंग को वापस उसके फॉर्म में आते देख कुरैन भी काफ़ी खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। अब कुरैन बोलना शुरू करते हैं। विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे आज यहाँ पे क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ, और वो बात सच भी है। मैं तुमसे यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें वांग जी का सच बताने आया हूँ। वांग जी के बारे में जितना तुम जानते हो वो एक अधूरा सच है। वो सच है जो वो चाहता था कि सब लोग देखें, पर एक बहुत बड़ा सच है जो उसने सबसे छुपा रखा था। मैं तुम्हें आज वो सच बताने आया हूँ। विंग ये सुन के थोड़ा शॉक होता है और पुनः पिरंद रोक देता है। नहीं, मुझे कोई सच नहीं सुनना है, खासकर उस लांगवांग जी का सच। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लांगवांग जी के सच को जानने में, सुनने में। अब एकदम से विंग इस बात की बात सुन के कुरैन अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकालते हैं और उसे प्ले कर देते हैं। विंग इससे पहले कुछ कहता या उठता, उस फ़ोन में से एक आवाज़ आती है और वो थी लाइन शिचैन की आवाज़। लाइन शिचैन बोलना की आवाज़ उस फ़ोन में आते देख विंग अपनी जगह बैठ जाता है और सुनने की कोशिश करता है कि क्या है इस रिकॉर्डिंग में। शिचैन उस रिकॉर्डिंग में बोलना, विंग मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय हम सबसे बहुत गुस्सा होगा, खासकर मुझसे, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो तो कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं है। विंग, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वांग जी ने जो तुम्हारे साथ किया है वो उसने गुस्से में किया है। वो तुमसे गुस्सा करता था, नफरत करता था, नाराज़ था तुमसे, किसी अपनी मतलब एक तरह से टॉर्चर करके अपना गुस्सा उतारता था। लेकिन ये बात झूठ है, ये बात एक बहुत बड़ा झूठ है। उस दिन वांग जी ने किसी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था शायद सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और वो सच ये था कि मैंने वांग जी को ये करने के लिए कहा था। जब तुम उस हॉस्पिटल में वहाँ से पुलिस के साथ जा रहे थे तो वांग जी ने तुम्हें इस कारण रोका था क्योंकि वो पहचान गया था कि वो पुलिस ऑफिसर मेरा ही आदमी है। वांग जी उसका चेहरा देख के उसे याद करके ही तुम्हें रोक लिया था। मैं उस दिन तुमसे इतना नफरत में करता था, इतना गुस्सा था, नीमिंजे की हालत को
का तुम्हें जिम्मेदार मानता था, इसलिए मैं उस दिन तुम्हें मार देना चाहता था। मैं तुम्हें उसी दिन ख़त्म कर देता। शायद तुम आज ज़िंदा हो सिर्फ वांगजी की वजह से। वांगजी ने तुम्हें वहाँ से लेके जब वो घर गया था तो उसने मुझे पूछा था कि क्यों मैं उसके उसे उस अपने आदमी के साथ भेज रहा था। तब उसने बताया, तब मैंने उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हें मारना चाहता था। उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी तुम्हारी जान के लिए। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ना मारूं, और मैंने उससे कहा था कि अगर तुम एक बार अपनी गलती मान के अपनी गुनाह के लिए अपनी गलतियों के लिए पछताओगे या अपनी गलती के लिए पनिशमेंट लेने के लिए रेडी रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान दे दूँगा। यही कारण था कि उस दिन किसी भी हालत में किसी भी तरह से वो तुम्हारे मुँह से वो सॉरी सुनना चाहता था। वो तुम्हारे मुँह से उस सॉरी को एक बार इसलिए भी चाहता था मुझे सुनाना ताकि मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हें दे दूँ। हाँ, उस दिन उसने तुम्हें जो टॉर्चर किया था सिर्फ इसी वजह से किया था क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था। उसे पता था कि अगर तुमने उस दिन सॉरी नहीं बोला होता, अपनी गलती झुक के नहीं मानी होती, तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देता। नहीं, ये सुन के बहुत शॉक हो जाता क्योंकि ये बात सच है। उस दिन के बाद से कभी वांगजी ने उसे फोर्स नहीं किया था कि नहीं तुम अपनी गलती मानो। उसने सिर्फ एक ही बार ये बात कही थी, और जब उस दिन की बात थी इनको ये बात अब याद आ रही है और वो मन में सोच रहा है कि क्या सचमुच में और भी बातें हैं जो उसके समझने में गड़बड़ हो गई। उस दिन जब तुम बिना किसी को बताए अपने घर चले गए थे तब वांगजी बहुत डर गया था। उसे डर था कि उससे पहले कहीं मेरे आदमी ना तुम्हें पकड़ ले। इसी कारण वो तुम्हें उस दिन उस घर में बांध के रखना चाहता था। वो जानता था अगर तुम लैंड मेंशन के अंदर रहोगे, उसकी नज़रों के सामने रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। इसी कारण उसने वो उस दिन तुम्हें जंजीरों में बांधा था क्योंकि वो डर रहा था कि तुम बाहर गए तो हमेशा के लिए वो तुम्हें खो देगा। उसका डर, मेरी नफ़रत, ये सब कारण थे जो भी उस दिन हुआ। मेरा यकीन मानो विंग, जो गलती मैंने उस समय करी वो गलती तुम मत करो। मैंने अपने गुस्से में, अपनी नफ़रत में तुम हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। जब वो तुम्हें मेरे से दूर जिंशी ले गया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वांगजी जानता था कि जिंशी में तुम सबसे ज़्यादा सेफ रहोगे। जिंशी में कोई तुम्हें उसकी वांगजी की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं छू सकता। इसी कारण वो तुम्हें वहाँ जिंशी में रखता था। वो उस दिन आया था, वो उसी दिन आया था जिस दिन तुम्हें वो पहली बार जिंशी लेके गया था। तुम दोनों एक दूसरे के साथ नए रिश्ते की तरफ बढ़े थे। तब वो अंकल की से बात करने आया था ताकि वो तुम्हें अपना माँ ओमेगा बना दे, तुम इनसे शादी कर ले, तुम यहाँ इंगेजमेंट कर ले। लेकिन मैंने ही उसे डरा के, उसे इमोशनल अत्याचार करके, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके रोक दिया था, ये बोल के कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी मुझे मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। मैंने उसे साफ कह दिया था कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि वो एक मदर का प्रॉमिस तोड़ा। मैंने उसे कभी तुम्हारे क्लोज़ नहीं आने देना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम्हें ये लगता रहे कि वांगजी तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है, पर ऐसा नहीं था। वो तो तुम्हें सारे राइट्स देना चाहता था, अपनी लाइफ देना चाहता था। वो कभी भी तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था। मेरी गुस्सा, मेरी नफ़रत थी जो उसे वो करवा रही थी क्योंकि मैं उसे वो करने पे मजबूर कर रहा था। मैं उसे हमेशा तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हारे हाथ पैर काट दूँगा, तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर करूँगा, वो सब करूँगा जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाता है, यानी 3rd डिग्री टॉर्चर करूँगा उस डर से कि कहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब ना कर दूँ। वो बेचारा तुम्हें मुझसे सेव करने के मारे जिंशी में बंद रखता था, कभी जिंशी से बाहर ही नहीं जाने देता था। उस दिन जब तुम कॉलेज के लिए उससे परमिशन मांगी थी तो मेरे पास आया था मुझसे रिक्वेस्ट करने, और मैंने उसके सामने यही शर्त रखी थी कि तुम कॉलेज जा सकते हो, लेकिन उसके लिए उसे एक तरह से मिनी से इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और उसने तुम्हारी खुशी के कारण, तुम्हारी करियर के कारण वो इंगेजमेंट कर ली थी। उस दिन भी रात भर वो रोया था, मैंने खुद उसे रोते हुए देखा था, लेकिन उस समय मैं इतना नफ़रत में डूबा हुआ था, इतना गुस्से में था कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बावजूद भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। मुझे उस समय भी उसके रोने पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तुम्हारे लिए रो रहा था। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं ये क्या कर रहा था। मैं तो अपनी लाइफ के एक पर्सन के कारण अपनी लाइफ के दूसरे इम्पॉर्टेंट पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। जो मैंने तुम दोनों के साथ किया है उसके लिए मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। शायद यही कारण है कि अब तक मिंजू का होश में नहीं आए। 5 साल से डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए क्योंकि मुझे शायद भगवान पनिशमेंट देना चाहते हैं कि मैंने भी 2 मेट्स को पेन में रखा।
इसी चीज़ का पेन मुझे देना चाहता है, तभी तुम दोनों का अलग होना मुझे खा रहा है। मैं सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, जी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अलग किया। मैंने तुम दोनों के बीच में इतनी नफ़रत भर दी कि अब जिससे तुम वांगजी से हमेशा के लिए दूर चले गए। वो हर दिन तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, भगवान से बस तुमसे मिलने की दुआ मांगता रहता। उसकी उन सब पेन भरी आवाज़ों को सुन के मुझे अपने मन में जितना दुख होता है, शायद मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। पर तुम ये गलती मत करो, मेरी तरह नफ़रत में डूब के अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पर्सन को हर्ट मत करो। वांगजी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता था, उसने सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, मुझसे बचाने के लिए किया। मेरी बात का यकीन करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक एक बात सच है। शीचैन की बात सुन के विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब तक ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं कि शीचैन वांगजी को इस तरीके से मजबूर करेगा। और ये बात सच भी है, जब तक वांगजी लैंड मेंशन में था तभी वो शीचैन के सामने जानबूझ के विंग को पनिशमेंट देता। जिनशी में उसने कभी वांगजी मतलब विंग के साथ कोई पनिशमेंट नहीं दी। वो विंग को बाहर नहीं ले जाता था, विंग के एक तरीके से अपने साथ छुपा के ले जाता, क्योंकि वो अपने ब्रदर से डरता था। उसे पता था कि वो उस समय एक कॉलेज स्टूडेंट पास आउट ही तो था जब ये सब हुआ था, लेकिन उसके ब्रदर तो माफिया किंग थे। उसके ब्रदर अपने मेट की हालत का जिम्मेदार मान के विंग के साथ कितना बुरा टॉर्चर कर सकते हैं। उसके हाथ पैर कटा सकते हैं, उसकी उंगलियां कटवा सकते हैं, नाखून निकाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं। हो सकता था अपने आदमियों को उसके सामने फेंक देते, मतलब उसको आदमियों के सामने फेंक देते। वो क्या पता सेक्सुअली उसे टॉर्चर भी करते, क्या करते कुछ नहीं पता था। और वांगजी उस सब से विंग को बचाना चाहता था, इसलिए वो इतने टाइम तक ये सब कर रहा था। उसने विंग को कभी उस दिन के बाद फिजिकली हार्म नहीं किया था। वो सिर्फ विंग को जिनशी से बाहर ही नहीं जाने देता था, वरना उसके अलावा उसने हमेशा पूरा सपोर्ट किया था, पूरी हेल्प की थी विंग की लाइफ बनाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। तो विंग को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। हाँ, यही कारण था शायद विंग इतने ऐसे लाइफ जीते हुए भी वांगजी से प्यार करने लगा था, क्योंकि वांगजी हमेशा उसको आई लव यू बोल नहीं सकता था, क्योंकि उस भाई का उसे डर था। वरना वो हर अपने जेस्चर से, अपने तरीके से उसे बोलता था कि वो उसे पसंद करता है, उसके लिए केयर करता है। ये बात जानने के बाद भी कि विंग एक कल्प्रेट है उसके ही भाई के मतलब मेट के एक्सीडेंट में, क्योंकि सबूत तो सारे विंग के खिलाफ थे, उसके बावजूद भी कभी उसने विंग को से नफरत नहीं की। वो हमेशा विंग को प्यार ही करता रहा। अब विंग को ये सारी बातें याद आ रही है। उसे वांगजी पे जो गुस्सा था, वो गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ कम तो हुआ है, दुख भी बहुत बड़ा है, लेकिन अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कुरैन बोलना शुरू करते हैं। तुम्हें सच सब पता चल गया, तुम्हें अब सब कुछ सच पता चल गया। तुम्हें ये भी पता चल गया उस दिन क्या हुआ था और कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया था। क्या अब भी तुम वांगजी को पनिशमेंट देना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम उससे मिलो, उसे पनिशमेंट दो। इस तरीके से उससे दूर होके उसे पल पल मरने के लिए मत छोड़ो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और मुझे डर है कि शायद तुम्हारे फादर की तरह वो भी ज़्यादा टाइम तक इस हेल्थ कंडीशन को संभाल नहीं पाएगा और कहीं वो भी आईसीयू में ना चला जाए। ये बात बोलने के बाद लानकुरैन विंग की तरफ देख रहे हैं, एक होप से कि शायद विंग थोड़ा सा उनकी बात समझेगा, थोड़ा सा कुछ तो वांगजी को चांस देगा। विंग कुछ नहीं बोलता, वहाँ से उठता है और चला जाता है। लानकुरैन मन में बहुत अपसेट हो जाते हैं विंग का ये रिएक्शन देख के, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी सिर्फ होप ही रख सकते हैं सिचुएशन से। वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने रूम में बैठा है और बहुत ज़्यादा सोच में गुम है। तभी उसके डोर पे नॉक होती है। विंग जब फेस ऊपर करके देखता है तो ये जेनचैन था। जेनचा वहाँ विंग से स्पेशली मिलने आया था। जेनचा को वहाँ देख के विंग अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल देते हुए आ जाओ अंदर उसको आने के इशारा करते हैं। जेनचा विंग के बिल्कुल साइड में आके बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। विंग उससे धीरे से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है। बताओ क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोचूंगा मैं, बस यही सोच रहा हूँ कि कैसे सब कुछ करेंगे। सब कुछ इतनी जल्दी पैकिंग करके यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तुम अच्छे से जानते हो फादर का बिजनेस कितनी मुश्किल बड़ा है, कितनी मुश्किल से हम उसे हैंडल करते थे इतनी दूर से। अब सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से वहाँ जाना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। विंग मैं बिज़नेस की नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूँ, लांग वांगजी की बात कर रहा हूँ। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से जेनचैन की तरफ देखने लगता है। जेनचैन जल्दी से विंग से वांगजी की बात नहीं करता है, क्योंकि वो भी वांगजी से बहुत नफरत करता है। अब वो अब बोलना शुरू करता है।
आज से पहले मैं भी लांग वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तुम्हारी ही तरह उससे नफरत करता था। लेकिन तुम मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि तुम मेरी तरह नहीं हो। हाँ, तुम लांग वांगजी से बहुत गुस्सा करते हो, लांग वांगजी से नाराज़ हो, लेकिन उससे कभी नफरत नहीं कर पाए। इतने साल तक तुम उससे दूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने किसी और अल्फ़ा को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। अपने मार्क अल्फ़ा के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। इन 5 साल में एक बार भी मैनिंग कहाँ है तुमने कभी इंटरेस्ट नहीं शो किया। तुम ये जानने के बाद भी कि वो तुम्हारी ही मदर की वेलफेयर के अंडर में ट्रीटमेंट करवाने वाला पेशेंट है, उसके बावजूद भी तुम कभी उससे मिलने नहीं गए, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मानो या ना मानो, तुम वांगजी को ही सिर्फ अपना अल्फ़ा मानते हो। तुम्हारी डेस्टिनी अल्फ़ा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में एक ही अल्फ़ा है और वो वांगजी है। तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो विंग, पर तुम्हारा दिल वांगजी को पसंद करता है। और अब सब जानने के बाद मैं भी चाहता हूँ तुम वांगजी को एक चांस दो। ये बात सुनने के बाद विंग घूर घूर के जंचा को देखने लगता है, क्योंकि ये जंचा ही है जो शुरू से वांगजी को नफरत करता है। कभी भी वांगजी के बारे में उसने अच्छा नहीं बोला, लेकिन आज वो वांगजी को चांस देने की बात कर रहा है। ये चीज़ विंग को थोड़ा शॉकिंग लगती है। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से अब जंचा की तरफ देख रहा है। जंचा अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, इतना शॉक फेस मत बनाओ, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आज से पहले वांगजी के बारे में ये सच नहीं पता था। सचमुच में जो बात आज पता चली है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि उस पर्सन को एक चांस देना चाहिए। हमने उसके बारे में पूरी बात ना जाने बिना एक स्टेटमेंट बना ली, जैसे एक समय तुम्हारे साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे ही वांगजी के साथ हुआ। एक समय पर सब लोगों ने तुमसे नफरत करी, तुम पे ट्रस्ट नहीं करा, तुम्हारा सच जानने की कोशिश नहीं करी, और आज वही चीज़ वांगजी के साथ हो रही है। वांगजी का सच हमें से कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था वांगजी ऐसा क्यों बिहेव करता है। लेकिन ये सब जानने के बाद कि ये सब खुद लान कुरैन ने करा है, वही अपने छोटे भाई को लान शिचैन ने करा है, वही अपने छोटे भाई को टॉर्चर करता था, इमोशनली ब्लैकमेल करता था, उसे फोर्स करता था कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे। तो तुम सोच सकते हो इस इंसान के साथ कैसा होता होगा, जिस इंसान को वो दिल से प्यार करता है, जिसे उतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उस इंसान को खुद टॉर्चर करना, खुद उसे पेन देना, कितना पेनफुल प्रोसेस होगा उसके लिए। मैं उसके कभी साइड नहीं लेता, लेकिन अब सच जानने के बाद मैं चाहता हूँ तुम एक बार उससे बात करो, अपने रिश्ते को एक चांस दो। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए जंचा की तरफ देखते हैं, लेकिन कैसे मैं उसे माफ़ कर दूं। मैंने कभी उसे इस चीज़ के लिए गुस्सा नहीं करा था जो वो मेरे साथ करता था। मैंने उससे यहाँ से छोड़ के जाने का कारण था मेरा बच्चा, जो उसके कारण इस दुनिया में नहीं आ पाया। मैं कैसे उस इंसान को देखूं जिसके कारण मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। उस इंसान को कैसे माफ़ कर दूं। विंग अपना कंसर्न शो करते हुए अपने जंचा से बोलता है। अब जंचा बोलना दोबारा से शुरू करता है, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट खो दिया। तुमने अपना बच्चा खोया है जिसका दर्द तुम्हें बहुत है, पर तुम भी तो ये समझो कि वो सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो लांग वांगजी का भी बच्चा था। और जिस तरीके से तुम्हें उसके खोने का गम है, क्या लांग वांगजी को दुख नहीं हुआ होगा? क्या तुम्हें लगता है वांगजी को इस चीज़ का पेन महसूस नहीं हुआ होगा? वो भी तो उस बच्चे का फादर था, उसे दर्द हुआ होगा, वो पेन हुआ होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम एक बार उससे बात करो। माफ़ नहीं करना चाहते तुम मत करो, पर एक बार उससे बात ज़रूर करो। ये बात बोलने के बाद जियान चैन वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ सोचता है और तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एक नंबर ट्राई करता है। ये नंबर लांग वांगजी का था। विंग को आज तक ये नंबर अपने दिमाग में याद है। विंग इस नंबर को कभी नहीं भूल पाया। वो बहुत गुस्सा करा लांग वांगजी पे, नफरत करने की कोशिश करी, लेकिन लांग वांगजी की यादों से वो भी कभी बाहर नहीं आ पाया। इसलिए वो इन नंबर को दोबारा ट्राई करता है और ये नंबर वो पर्सन दोबारा पिक कर लेता है और ये पर्सन लांग वांगजी था। विंग इधर से लंजा करके बोलता है वांगजी। विंग की आवाज़ सुन के, उसके मुँह से लंजा सुन के फ़ोन पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय लगता है लांग वांगजी को रिप्लाई करने में। थोड़ी देर में उसके मुंह से विंग निकलता है। विंग भी समझ रहा है कि शायद वांगजी दूसरी साइड रो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा इमोशन फील हो रहा है। पर विंग अपने आप को स्ट्रांगली रखते हुए बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आज तुम मुझसे मिलने आ सकते हो।
और ये बोलने के बाद वो वांग जी को एक रेस्टोरेंट का नाम और टाइम बता देते हैं। वांग जी तुरंत मैं ज़रूर आऊँगा बोल देता है और फ़ोन वहीं पे कट हो जाता है। अब दोनों के मन में बहुत उथल पुथल है। वांग जी के मन में कि विंग उससे मिलने आ रहा है, इस चीज़ की खुशी है, एक्साइटमेंट है, और वहीं विंग के मन में उथल पुथल है कि वो वांग जी से बात क्या करेगा। क्या वो उसे बता दे? क्या अब उसे सब कुछ सच पता चल गया? क्या कहेगा वो? क्या बात करेगा? क्या बोलेगा वांग जी उससे? वो यही सोच रहा है। दोनों अच्छे से तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। विंग ने एज यूजुअल एक ब्लैक कलर का हाई नेक कोट मतलब स्वेटर पहना हुआ है और ब्लैक कलर की फर वाली जैकेट डाली हुई है। वहीं वांग जी एज यूजुअल अपने नॉर्मल कोट और पैंट में हैं। दोनों एक कैजुअल और एक नॉर्मल कपड़ों में वहाँ पे एंट्री करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कौन पहले बोलेगा। पर जब विंग कुछ नहीं बोल पा रहा है, सच्चाई तो यह है आज उसको आंखें खुली रह जाती हैं वांग जी को देख के। वांग जी पहले की तरह कोई स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हैंडसम हग नहीं लग रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा वीक कमज़ोर सा, जिसका फेस बहुत डल हो, जिसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो। ऐसा पर्सन लग रहा है जैसे ये पर्सन कितने टाइम से बीमार हो, ठीक से खाता पीता ना हो, ऐसा पर्सन लग रहा है। इस कमज़ोर फेस बॉडी और डल फेस के बावजूद भी आज भी विंग को वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लग रहा है, लेकिन अपने नंजा की ये हालत देख के उसके मन में हल्का सा पेन हो रहा है। पर वो अपने पेन को छुपाते हुए धीरे से बोलता है, कैसे हो तुम? वांग जी जो बहुत देर से सिर्फ अपने विंग को देखे जा रहा था, उसको याद करने की उसके मतलब एक तरह से चेहरे को अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था, क्योंकि वो डर रहा है कि पता नहीं वो कब दोबारा अपने विंग को देख पाएगा। इसी कारण आज वो बस मतलब विंग को अपनी आंखों में, अपनी इस मोमेंट को अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। बिना पलके झपकाए वो लगातार विंग को देख ही रहा था। अब वो बोलता है, मैं ठीक हूँ विंग, आई एम सॉरी विंग। एकदम से सॉरी सुन के वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलना शुरू करता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया और मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मुझे माफ़ कर देना विंग। मुझे मेरी जितनी भी मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया हो, जितनी भी गलतियां करी हो, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है और सोच रहा है क्या कहेगा वो। अब विंग मन में बोलना सोच रहा है कि क्या उसे वांग जी को माफ़ कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए। वो इसी के कश में है। तभी वो कुछ देखते हैं, वांग जी आंखें नीचे करके रो रहा है। वांग जी को रोता देख विंग के मन में बहुत ज़ोर से पेन होता है। क्या सचमुच वो वांग जी को रोते हुए देखना चाहता था? शायद नहीं, इसी कारण तो वो यहाँ से गया था, क्योंकि उसे वांग जी को रोते हुए नहीं देखना था। हाँ, वो वांग जी से दूर ही इस कारण गया था कि वो वांग जी को पनिशमेंट देना चाहता था, लेकिन उसको दर्द में नहीं देख सकता, उसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसी कारण वो दूर गया था। लेकिन आज वांग जी उसकी आंखों के सामने रो रहा है। ये चीज़ उसे क्यों हट कर रही है वो भी जानता है। विंग इससे पहले कुछ बोलता है, वांग जी बोलते हैं, मैं मर्डरर हूँ, मैं असलियत में एक मर्डरर हूँ। मैंने हमारे बच्चे को मार दिया। मैंने अपनी लाइफ की उस सबसे प्रीशियस मोमेंट को, उस प्रीशियस थिंग को हम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। वांग जी बोलता है। विंग शायद अभी खुद थोड़ी देर पहले जंचा से बोल रहा था कि वांग जी की वजह से उसके बेबी की डेथ हुई है, लेकिन आज वांग जी के मुँह से सुन के उसके मन को बहुत दर्द होता है और वो तुरंत उसे टोकता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो हमने हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से नहीं खोया था, वो तुम्हारी उस एक्स फियांसे की वजह से हुआ था, जिसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, जिसका मुझे नाम भी नहीं लेना। विंग थोड़ा गुस्सा करते हुए अपने पेन को छुपाते हुए बोलता है। वांग जी हिम्मत करते हुए, डरते हुए, कांपते हुए हाथों से विंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, लेकिन काश मैं सही समय पे सही डिसीजन लेता तो आज हम लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके कारण हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। अब विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, सिचुएशन की थी, हालात की थी। मैं भी जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, और अब सच जानने के बाद मैं कभी भी तुम्हें पहले की तरह गिल्टी नहीं मान पाऊँगा। पहले की तरह हर चीज़ का दोषी तुम्हें नहीं बना सकता, क्योंकि सच्चाई अब मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बोलता है, हाँ नंजा, मुझे सच पता चल गया, तुम ऐसा क्यों बिहेव करते थे, क्यों तुमने मुझे इतने दिन तक दोस्त जिंशी में रखा, क्यों उस दिन तुम मुझे सबके सामने उस पुलिस वाले लोगों से ले गए थे। मुझे सब सच पता है, सिचेंगा ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है। विंग बोलना शुरू करते हैं,
मैंने 5 साल तक तुम्हें पनिशमेंट दी है। ये उन 5 तुमने जो मेरे साथ उन 3 साल में किया था उसके बदले की पनिशमेंट थी। अब तुम और मैं दोनों बराबर हो गए। तुमने मुझे 3 साल तक दर्द और पेन दिया और मैंने तुम्हें 5 साल तक। अब हिसाब बराबर हो गया। ये बोल के वीन वहाँ से उठ के जाने ही लगता है। एकदम से वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या एक चांस और मिलेगा? क्या तुम मेरी लाइफ में दोबारा आओगे? मुझे तुमसे सिर्फ एक चांस चाहिए। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को कोई खुशी और हैप्पीनेस से भरना चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे भी, ताकि मैं अपनी गलती का पछतावा कर सकूं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां भर सकूं? प्लीज़ विंग, बस एक चांस चाह रहा हूं मैं हम दोनों के लिए। प्लीज़ विंग। वांग जी विंग से रिक्वेस्ट करने लगता है। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पीछे मुड़ता है और वांग जी की तरफ देखता है। ठीक है, बट ये लास्ट चांस है नंजा। इसके बाद मैं तुम्हें कभी कोई चांस नहीं दे पाऊँगा। क्या तुम इस चांस को सही से यूज़ कर पाओगे? वांग जी ये सुन के एकदम से अपनी जगह से खड़ा होकर विंग को गले लगा लेते हैं। आज वो विंग को टच करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। ये उसका ड्रीम तो नहीं है, वही ड्रीम जो 5 साल से देख रहा है, विंग से मिलने का, उससे माफ़ी मांगने का, तो विंग उसे दोबारा चांस दे। ये ड्रीम वो कई बार से देख रहा है। आज सचमुच में ये सब हो रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए वो इस चीज़ को टच करके फील करना चाहता है। विंग भी उसे बैकहक करता है, क्योंकि असलियत में इन 5 साल में विंग भी वांग जी को नहीं बुला पाया। हाँ, विंग बहुत गुस्सा था वांग जी से, उसे पनिशमेंट भी देना चाहता था, लेकिन अब सच जानने के बाद वो सचमुच में वांग जी को एक चांस देना चाहता था अपने लिए, अब अपनी मतलब एक दूसरे के लिए। और वो ऐसा कर रहा है, वो चांस दे रहा है वांग जी को, एक लास्ट चांस अपने और उसके रिलेशनशिप को सुधारने का। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। होप सो गाइज आपको आज का पार्ट अच्छा लगा। सॉरी फॉर द टुडे बैकग्राउंड नॉइज़। क्या करूँ, आज प्लेग्राउंड में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बच्चों की आवाज़ें आपको पीछे आ ही रही होंगी, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और आपको आज का पार्ट कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। सो काफ़ी सारे सस्पेंस आज खुल गया, पता चल गया वांग जी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। वांग जी अगर सचमुच में विंग से प्यार करता था तो क्यों उसको सबके बीच में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सब कुछ पता चल गया होगा आपको। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा। बस इस फैन फिक्शन के हार्डली 2 पार्ट और रह गए जो जल्दी मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच अब तक इस फैन फिक्शन को लाइक करने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।